क्विकली, कल जो हमने एजेंसी के टाइप्स देखे थे, टाइप से पहले 4 एसेंशियल एलिमेंट देखा था एजेंसी में। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? बेसिस। फॉर एवरी एक्ट ऑफ एजेंट द प्रिंसिपल इज लायबल। सेकेंड एलिमेंट क्या था? कंसिडरेशन, जो जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। थर्ड एलिमेंट, प्रिंसिपल मस्ट हैव अ कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। फोर्थ एलिमेंट, any person can become an agent, but a minor or a person of unsound mind cannot be made liable by the principal for any of his acts, section 184। उसके बाद देखा था एजेंसी के टाइप्स में, पहला एक्सप्रेस अथॉरिटी। कैसे होगा? बाय एग्रीमेंट। बाय एग्रीमेंट मतलब वहां पर पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाएगा। इम्प्लाइड एग्रीमेंट, जिसमें हम पहला देखा था एजेंसी बाय एस्टॉपेल, जिसमें देखा था कि अगर एक पर्सन ने पब्लिकली किसी को एजेंट अपॉइंट कर दिया तो फिर उसे वो प्राइवेटली उसकी अथॉरिटी को रिवोक नहीं कर सकता। ही इज स्टॉप फ्रॉम डिनाइंग हिज अथॉरिटी। फिर दूसरा क्या था? एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट में क्या देखा था? एक पर्सन जब किसी व्यक्ति को जो उसका एजेंट नहीं है बट बार बार उसको रेगुलरली एक ही पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए भेज रहा है, तो दैट पर्सन इज होल्डेड आउट टू बी हिज एजेंट। देन एजेंसी बाय कोहैबिटेशन देखा था। मैरिड वुमन लिविंग विथ हर हस्बैंड बट नॉट सेपरेट, लिविंग विथ हर हस्बैंड कैन प्लेज हर हस्बैंड्स क्रेडिट फॉर द नेसेसरीज परचेज बाय हर। और उस केस में हमने देखा था नेसेसरीज में फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन आएगा, लग्जरी आएगा नहीं। बट एक पॉइंट देखा था, मैरिड वुमन नॉट लिविंग विथ हर हस्बैंड एंड नॉट डाइवोर्स्ड येट, फिर भी शी हैज गॉट अ राइट टू प्लेज हस्बैंड्स क्रेडिट फॉर द नेसेसरीज परचेज बाय हर। और वो टाइप क्या था? एजेंसी बाय नेसेसिटी। याद है ना? एजेंसी बाय नेसेसिटी में हमने वो एग्जांपल और एक देखा था, हॉर्स वाला। एजेंसी बाय नेसेसिटी हो गया, एजेंसी बाय कोऑर्डिनेशन हो गया। देन एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ देखा था। ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या होता है? एक पर्सन मान लो डेथ हो गया तो उसका जो लीगल हेयर है वो लॉयबल होगा। अगर एक पर्सन ल्यूनाटिक हो गया, पागल हो गया, तो उसके नॉमिनीज होंगे। अगर एक पर्सन का ऑफिशियल इंसॉल्वेंसी हो गया तो उसका ऑफिशियल असाइनी और लिक्विडेटर होगा जो उस केस में लायबल होगा। फिर हमने लास्ट पॉइंट लिखा था कल, एजेंसी बाय राइटेशन। लिखा है कुछ? नहीं। सबसे पहले आप लोग एजेंसी बाय राइटेशन का पॉइंट लिख लो आपके नोट्स में, जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं।
पहले आप लोग ये थियरी लिख लो प्रॉपरली। सबने लिखा है ना? कितने रूल्स है? 4 रूल्स लिख रहे हैं हम। इन 4 रूल्स का मीनिंग वन बाय वन हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देखेंगे। अभी मैं वो 4 रूल्स नहीं पढ़ूंगा। जिनका भी लिख कर हो गया है वो एक बार पढ़ लो। एजेंसी वैल्यूएशन जो है लिख कर दिया है उसे। एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हो तो आपको बेटर समझेगा। आलस मत करो, लिखो। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रीनशॉट निकालते। हाँ, आप हंस रहे हो बट यकीन है मोबाइल लेके वहां से स्क्रीनशॉट निकल दे। ऐसा बाद में घर में देख लेंगे बस। वर्चुअल स्टूडेंट्स को तो अक्सर ऐसा मौका मिल जाता है करने का। नहीं, जो करेगा उसको पाप लगेगा। आलस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। किसी के नोट्स की जेरॉक्स निकालने की नहीं। लिखा है सबने एजेंसी पर एट्यूशन का? देखो मीनिंग आपने क्या लिखा है, पहले वो मीनिंग पढ़ लो। व्हेन अ पर्सन एक्ट्स फॉर समवन बट विदाउट हिज knowledge or authority and the other person subsequently ratifies the act, agency by ratification arises। तो एक चीज हमें एक समझिए, इसमें खास बात क्या है। एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एक पर्सन पहले एजेंट अपॉइंट होगा, उसके बाद वो एक्ट करेगा। एजेंसी पर रैटिफिकेशन में पहले वो एक्ट करता है और उसके एक्ट को कंसेंट या रैटिफिकेशन बाद में दिया जाता है और दिया गया तो एजेंसी पर रैटिफिकेशन होगा। अरे yes or no? Just see this example on the screen, everyone. इस एग्जाम्पल में we are saying A from Pune, ध्यान दो, A is from Pune और उसके पास एक फ्लैट है मुंबई में। A के पास फ्लैट कहाँ पे? मुंबई में। A का जो फ्लैट है मुंबई में वो B के फ्लैट के नेक्स्ट टू फ्लैट एडजॉइनिंग फ्लैट A का है। B A का भाई है, ब्रदर ऑफ A। मतलब B A का एजेंट है क्या? नहीं, बी ए का भाई है। ए उस फ्लैट का ओनर है। फ्लैट की जो चाबी है वो बी के पास है, क्योंकि बी नेक्स्ट फ्लैट में रहता है। ए ने वो चाबी किसके पास रखी है? बी के पास। ए पुणे में, बी मुंबई में। अब हुआ क्या, बी ए के नॉलेज के बगैर ए का फ्लैट रेंट पर देने का एग्रीमेंट कर लेता है सी के साथ। सी कौन है? थर्ड पार्टी। और एग्रीमेंट करता है 11 महीनों का, 11 मंथ्स का एट 20,000 पर मंथ, जिसका डेट ऑफ एग्रीमेंट होता है 1 अगस्त 2015। 1 अगस्त 2015 से क्या कर दिया, बी ने सी को ए का फ्लैट किराए पर दे दिया 11 मंथ्स के लिए, जिसके बारे में ए को पता नहीं है। पहले महीने का किराया सितंबर के मंथ में आया और वो डेट था 4 सितंबर। जैसे 4 सितंबर को किराया आया, रेंट आया, व्हाट हैपेंड, बी उस दिन पुणे गया और उसने ए को जो आया हुआ रेंट था वो दे दिया। जब 1 अगस्त से फ्लैट रेंट पर दिया था उस वक्त क्या बी ने ए का कंसेंट लिया था? नहीं। 4 सितंबर को किराया आने के बाद सेम डे बी पुणे गया और उसने ए को कह दिया, भाई तुम्हारा फ्लैट पिछले महीने से किराए पर दिया था, ये लो 20,000 रुपए पहले महीने का किराया। ए ने वो एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही ए ने वो रेंट एक्सेप्ट कर लिया, बी का किया हुआ एग्रीमेंट सी के साथ ए ने रेटिफाई कर लिया। और ए ने अगर रेटिफाई कर लिया तो हम कहते हैं ए और बी में पहले एजेंसी नहीं था, बट अब हो गया एजेंसी पर रेटिफिकेशन। मतलब बी ने सी के साथ किया हुआ जो 11 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था वो ए पर बाइंडिंग हो गया। वो कर देगा, सबको समझ रहा ना। बट कहानी में ट्विस्ट, किराया 4 सितंबर को आया, बी किराया लेकर पुणे गया। वहां पर आपको दिख रहा है ए की वाइफ बैठी हुई है, ई है ना, ई इज द वाइफ ऑफ ए। जब बी पुणे गया, ए वहां पर नहीं था घर में, ए वॉज नॉट एट होम, ई थी वहां पर। बी ने ई को किराया दिया, ई ने ले लिया, इनकमिंग फ्री है ना, ई ने ले देना होता तो क्या बोलती, वो घर पे नहीं है मैं दे नहीं सकती, बट लेना था तो उसने ले लिया। अब ई ने किराया ले लिया, रेंट एक्सेप्ट कर लिया, तो हम कहते हैं यहां पर एजेंसी पर रेटिफिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अंडरस्टैंड, रेटिफिकेशन उसी पर्सन को करना चाहिए जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है।
कोई और व्यक्ति भले ही ई उसकी अर्धांगिनी क्यों ना हो, यहां पर ई रेटिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज ओनर ही रेटिफाई कर सकता है। वो करते का। बट वेट अ मिनट, मैंने कहा ई रेटिफाई नहीं कर सकती है। कुछ स्टूडेंट अपना दिमाग लगाना शुरू करते, सर ई ने ना ई के नाम से फ्लैट रखा था, फ्लैट ई के नाम से लिया था। अरे भाई, अगर ई के नाम से लिया था तो ई रेटिफाई करेगी, ई का रेटिफिकेशन नहीं चलेगा। मतलब जो रेटिफाई कर रहा है वो ओनर होना जरूरी है। ई का जो स्टेटस था, इस केस में अगर ई रेंट एक्सटेंड भी कर लेती है, ई का स्टेटस है मटेरियली डिफेक्टिव। मटेरियली मतलब क्या? सिग्निफिकेंटली डिफेक्टिव मतलब रॉन्ग। ई डजंट हैव राइट टू डू सो। वो कर देगा। कहानी में और एक ट्विस्ट, बी जब ए के पास गया पुणे में, मान लो ए वहीं पर था, ए ने रेंट ले लिया और ए ने कहा देख भाई, पता है ना देख भाई, देख भाई पता है कि नहीं, मैं पढ़ाते पढ़ाता ये देख भाई वगैरह कंसेप्ट भी पढ़ा, पता है कि नहीं देख भाई। जिसको पता है ठीक है, जिसको समझा ठीक है, जिसको नहीं समझा पोगो देखो। देख भाई, ए क्या कहता है भाई को, देख भाई तूने 11 मंथ्स का एग्रीमेंट कर लिया, रेंट दिया 20,000 का, बट मैं ये कॉन्ट्रैक्ट 4 महीने तक ही एक्सेप्ट कर रहा हूं। 4 महीने बाद मुझे फ्लैट लगेगा, 4 महीने बाद मुझे फ्लैट लगेगा, तो ये 4 महीने तक मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। अगले 7 महीने के लिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं। ए जो ओनर था इस तरह से वो रेटिफिकेशन देता है, क्या वो कर सकता है क्या? आपने रूल में लिखा है ना, क्या पढ़ा है? अगर कोई व्यक्ति ओनर है और वो पार्शियली रेटिफाई करता है तो पार्शियल रेटिफिकेशन वैलिड नहीं है, इट विल अमाउंट टू रेटिफिकेशन फॉर फुल। क्यों? द मोमेंट ए बी से किराया एक्सेप्ट कर लेता है, बी का सी के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट ए पर बाइंडिंग हो जाता है। ए पर बाइंडिंग होता है मतलब 11 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट ए पर बाइंडिंग है। वो कर देगा। तो अगर हम उन रूल्स को फिर से देखें, रूल नंबर 1, मुझे बोलो, रेटिफिकेशन मस्ट बी मेड ओनली बाय द ओनर, ट्रू ओनर। हमारे एग्जाम्पल में ट्रू ओनर कौन था? ए, तो वही रेटिफिकेशन कर सकता है। सेकंड रूल लिखा है, इफ अ पर्सन नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस इज मटेरियली डिफेक्टिव एंड ही रेटिफाइज, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड। हमारे एग्जाम्पल में कौन था? ई। आगे वैलिड रेटिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। Valid ratification relates back to the actual date of the act, actual date of the contract. My dear friends, B ने A को किराया किस दिन दिया था? बोलो, 4 सितंबर को दिया था। A ने 4 सितंबर को किराया एक्सेप्ट कर लिया, बट बी ने कॉन्ट्रैक्ट सी के साथ कब से किया था? 1 अगस्त से किया था। जिस मोमेंट पर ए ने किराया एक्सेप्ट कर लिया 4 सितंबर को, 1 अगस्त का किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? बाइंडिंग हो गया। मतलब यहां पर रेटिफिकेशन जो हुआ वो क्या हुआ? रिट्रोस्पेक्टिवली वैलिड हुआ ना। अरे बी का एजेंट कब, ए का एजेंट कौन से दिन से बन गया? 1 अगस्त से। किराया कब एक्सेप्ट किया? 4 सितंबर को। क्या दिया? वैलिड रेटिफिकेशन रिलेट्स बैक टू द एक्चुअल डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था? 1 अगस्त। तो रेटिफिकेशन कब से हो जाएगा? 1 अगस्त से। करते एग्जाम का क्वेश्चन है, रेटिफिकेशन कब से वैलिड होता है? आपको कहना है जिस दिन डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस दिन से वैलिड होगा, ना कि जिस दिन रेटिफाई किया उस दिन से। रेटिफाई 4 सितंबर को किया है, बट डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 अगस्त था। और आगे 5th पॉइंट, नो पर्सन कैन रेटिफाई पार्ट कॉन्ट्रैक्ट इफ रेटिफिकेशन इज मेड फॉर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इट विल अमाउंट टू रेटिफिकेशन फॉर फुल। आई होप ये सिंपल है, सबको क्लियर? दैट इज इट। आप क्विकली वो एग्जांपल ड्रॉ कर लो अपने नोट्स में, जो थ्योरी लिखा ना आपने एक्सप्लेनेशन, उसके नीचे एग्जांपल लिख लो। ये इस एग्जांपल का कुछ पार्ट मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर लिख कर देता हूँ नीचे।
एग्जाम्पल सबको समझा है ना? इसमें इस एजेंसी बाय रेटिफिकेशन में और एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है मैंने बताया था। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में पहले वो एजेंट अपॉइंट होगा, उसके बाद वो एक्ट करेगा। यहां पर पहले एक्ट करता है, उसके बाद एक्ट रेटिफाई होता है। अब कुछ स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, सर अगर ए ने रेटिफाई नहीं किया तो बोलो सर क्या होगा? अगर ए ने रेटिफाई नहीं किया तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एंटर नहीं होगा। तो सर बी का किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? तो बी का किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट ए पर बाइंडिंग नहीं होगा। तो फिर सर सी का क्या होगा? सी को घर खाली करके देना होगा। तो सर सी का नुकसान कौन देगा? बी देगा, क्योंकि वहां पर एजेंसी पर रेटिफिकेशन एंटर नहीं हुआ। आई होप आपके मन में अगर कोई प्रश्न आया होगा तो उसका आंसर मिल गया। आई नो सबने लिखा ये, वेरी गुड। एजेंसी और रेटिफिकेशन के साथ साथ एजेंसी के सारे टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए। रेटिफिकेशन, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, उसमें आप टिक मार्क कर देना। एजेंसी बाय एस्टॉपल इंपॉर्टेंट है, एजेंसी बाय कोहैबिटेशन इंपॉर्टेंट है, एंड एजेंसी बाय होल्डिंग आउट इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 क्लासेस इंपॉर्टेंट है। बढ़ो आगे। अरे हाँ तो बोलो, हाँ बोलने में भी आप कंजूसी करते हो। नेक्स्ट हेडिंग दो, एजेंट्स अथॉरिटी। आपके नोट्स में डरो मत, बिंदास हेडिंग दो, एजेंट्स अथॉरिटी। और जो वहां पर दिया है एजेंट्स अथॉरिटी को लेकर आप लिख लो। ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। दे दो नेक्स्ट हेडिंग, चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूं। एजेंट्स अथॉरिटी हेडिंग दो, पॉइंट नंबर 1 और फिर पॉइंट नंबर 2। कुछ स्टूडेंट को मेरी बातें समझती नहीं, जिनको नहीं समझती उनका कुछ नहीं हो सकता। मुलांनो झालं का? अर्थ कळते तुम्हाला? मीनिंग समझा तुमको? व्हाट इज रिटन इन द फर्स्ट पॉइंट? एजेंट shall have authority to do all lawful acts in the ordinary course of business on behalf of principal। मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्ट्स प्रिंसिपल कर सकता है वो एजेंट कर सकता है। बट कौन सा एक्ट कर सकता है? लॉफुल। आगे लिखा है इमरजेंसी सिचुएशंस में, इमरजेंसी सिचुएशंस में एजेंट अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर काम कर सकता है। मतलब नॉर्मल सिचुएशंस में एजेंट को अपनी अथॉरिटी में काम करना है।
इमरजेंसी में एजेंट अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम कर सकता है, किस लिए? टू प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस। और ब्रैकेट में लिखा है वहां पर मैंने, ही हैज टू प्रूव दैट ही एक्टेड एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुन लो। प्रिंसिपल ने एजेंट को कह दिया, जब तक मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं 1 हफ्ते के लिए, तुम मेरे शॉप की देखभाल करो। एजेंट ने कहा ठीक है। प्रिंसिपल आउट ऑफ स्टेशन चला गया 1 हफ्ते के लिए। एजेंट ने 2-3 दिन तक अच्छे से देखभाल की। 4th डे, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, फायर वॉज देयर इन द प्रिंसिपल्स शॉप। आग में काफी गुड्स डैमेज हो गए। एजेंट ने, वो गुड्स पेरिशेबल थे, तो इमीडिएटली एजेंट ने उन गुड्स को नेक्स्ट डे जो दाम आया उस दाम में बेच दिया, कॉस्ट प्राइस से कम दाम में बेच दिया। पॉइंट। 1 हफ्ता जब एंड हुआ, प्रिंसिपल लौटा। प्रिंसिपल ने देखा है कि एजेंट ने उसके गुड्स कॉस्ट प्राइस से भी कम दाम में बेचे। प्रिंसिपल इसलिए एजेंट को लायबल करना चाहता है फॉर द लॉस। अब ऐसे केस में दोनों में से कौन जीतेगा? अगर एजेंट कोर्ट में साबित कर दे, माय लॉर्ड, जो भी मैंने गुड्स को बेचा है कॉस्ट प्राइस से कम, वो इसलिए बेचा कि ताकि मेरा प्रिंसिपल का बचा हुआ लॉस तो कम हो। अगर एजेंट ये साबित कर पाया, ही एक्टेड इन इमरजेंसी एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, वुड हैव डन इन हिज ओन केस, खुद का केस समझते हुए उसने एक्ट किया, तो ऐसे लॉस के लिए एजेंट प्रिंसिपल को लायबल नहीं होगा। बट अगर एजेंट इस सिचुएशन को साबित नहीं कर पाया और ये देखा गया कि एजेंट इसको कॉस्ट प्राइस पर भी बेच सकता था, उसकी वजह से प्रिंसिपल का लॉस हुआ है, एजेंट हैज नॉट एक्टेड डिलीजेंटली, एजेंट ने प्रॉपर केयर ना लेते हुए एक्ट किया है, तो होने वाले नुकसान के लिए एजेंट लायबल है। और करते का तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है और पूछा आता है क्या एजेंट लायबल होगा प्रिंसिपल के इस लॉस के लिए, आपको कहना है अगर एजेंट ने इमरजेंसी में एक्ट किया है एंड ही हैज एक्टेड एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस टू प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस, उस केस में एजेंट लायबल नहीं होगा। और फिर ऐसे केस में प्रिंसिपल उसके ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकता। सबको समझ रहा? पक्का? एजेंट के 2 अथॉरिटी, नॉर्मल अथॉरिटी जो उसके एग्रीमेंट के अंदर दिया होगा, एंड इमरजेंसी सिचुएशंस में वो अथॉरिटी के बाहर जाकर एक्ट कर सकता है। क्लियर है? आपके नोट्स में नीचे वो पॉइंट लिख लो, और एक पॉइंट है, जस्ट राइट दैट। क्या है वो? नोटिस टू एजेंट इज नोटिस टू प्रिंसिपल। अब लिखो नोट्स में, नोटिस टू एजेंट इज नोटिस टू प्रिंसिपल। लिसन नाउ केयरफुली, व्हाट इज रिटन नोटिस टू एजेंट इज नोटिस टू प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम एजेंट के नाम से नोटिस देंगे, भले ही एजेंट का नाम है, बट वहां पर वो प्रिंसिपल को नोटिस माना जाएगा। सेम पॉइंट आपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पढ़ा हुआ है। नोटिस टू अ पार्टनर इज नोटिस टू फर्म। एक पार्टनर खुद का प्रिंसिपल होता है, बाकी पार्टनर्स का एजेंट होता है ना, तो भले ही पार्टनर के नाम से नोटिस आया, ये माना जाएगा नोटिस टू फर्म। सेम वे नोटिस टू एजेंट इज नोटिस टू प्रिंसिपल। आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट हेडिंग दो आपके नोट्स में, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एन एजेंट।
पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एन एजेंट, और ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं लिख लो पहले। हेडिंग दो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट। क्या लिखा आपने? कौन से सर्कमस्टेंस में एजेंट पर्सनल लायबल होगा? वन बाय वन आप लिखो, हम हर एक का मीनिंग देखने वाले हैं। पहले 5 हुए आपके, कहां तक हुआ है? 4 तक, ठीक है। जो पॉइंट नंबर 8 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ सेवेंथ हुआ है आपका सबका? फिफ्थ हुआ है सबका? नहीं भी हुआ है तो कुछ नहीं कर सकते। फिफ्थ अब स्क्रीन से चला गया है, जब मैं डिस्कस करूंगा तब कब कर लेना कॉपी। सिक्स्थ में लिखा प्रीटेंडेड एजेंट, प्रीटेंडेड एजेंट। सेवेंथ में लिखा है फॉर एनी फ्रॉड।
disadvantageous to the principal or acts dishonestly, ऐसा लिखा है. फिर लिखा है प्रिंसिपल में repudiate the transaction. repudiate का मतलब क्या होता है? Cancel. And claim from the agent any benefit he received from the transaction. लिखा है सबने? 9th पॉइंट आप लिखो उसमें. ये 8 पॉइंट हुआ. 9th पॉइंट लिखो एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट. एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट. उसका मीनिंग लिखो. एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट का. when agent himself has an interest in the subject matter एक वर्ड ऐड करना. when the agent himself has an special interest ऐड करना. special, नॉर्मल नहीं है. agent himself has an special interest in the subject matter of agency and cut in the subject matter of agency full stop. और उसके आगे लिखो आप such agency cannot be terminated by the death or insanity. insanity मतलब क्या है? lunacy. death or insanity of the principal. प्रिंसिपल का डेथ हो गया या प्रिंसिपल पागल हो गया तो भी एक बार एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट एंटर हो गया, उस एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को हम टर्मिनेट नहीं कर सकते. प्रिंसिपल का डेथ हो गया या वो अनसर्व माइंड का हो गया. इसका मीनिंग मैं आपको बताने वाला हूं. सो हम कितने सिचुएशन लिख चुके अभी? 9. प्लीज डोंट फॉरगेट. आपने हेडिंग क्या दिया था? हाँ, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट. इस हेडिंग का अपना एक इंपॉर्टेंस है, सुन लो. नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में, ओ माय गॉड, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में प्रिंसिपल लायबल होगा. नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में लायबल कौन होगा? प्रिंसिपल. बट इस पर्टिकुलर केस में लायबल कौन है? एजेंट लायबल है. सबको समझ रहा है? आप वो 9 सिचुएशन एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट लिख लो. आई होप एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट आप लिखोगे तो उसमें पता चलेगा एजेंट को स्पेशल इंटरेस्ट है, स्पेशल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी, और उसका वो इंटरेस्ट कभी भी टर्मिनेट नहीं हो सकता. एक बार इंटरेस्ट आ गया कपल्ड विद इंटरेस्ट, वो टर्मिनेट नहीं होगा. Shall I start the discussion now? Please see one by one. पहला हम ये पॉइंट पढ़ रहे हैं. यूजुअली मतलब क्या? नॉर्मली प्रिंसिपल के हर एक्ट के लिए, एजेंट के हर एक्ट के लिए लायबल कौन है? प्रिंसिपल. बट नीचे दिए हुए सर्कमस्टेंसेस में एजेंट पर्सनल लायबल है. नीचे दिए हुए सर्कमस्टेंस में पहला सर्कमस्टेंस कौन सा है? फॉरेन प्रिंसिपल. फॉरेन प्रिंसिपल यू ऑल हैव स्टडीड. फॉरेन सोवरिन है, फॉरेन एम्बेसडर है. उसके केस में क्या होता है? फॉरेन सोवरिन एम्बेसडर, दे आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. देन व्हाट इज फॉरेन प्रिंसिपल? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी यूएस में, उनका एक एजेंट पुणे में है.
और उसने आपको सॉफ्टवेयर बेचा जो पायरेटेड निकला, वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एजेंट है। आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो यूएस में, उन पर सूट फाइल नहीं करोगे, उनके एजेंट पर फाइल करोगे, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ इंडिया तक सीमित है। तो आप एजेंट जो इंडिया में, उसको लायबल करोगे, भले उसका प्रिंसिपल अब्रॉड में है। फॉरेन प्रिंसिपल के केस में हम प्रिंसिपल को लायबल नहीं करते, किसको पर्सनल लायबल करते? एजेंट को। पहला एक्सेप्शन सबको समझा? अरे ये सुनो, दूसरा क्या लिखा है? पॉइंट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। प्रिंसिपल ने लिख कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट में कि इन बातों के लिए मैं लायबल नहीं रहूंगा, अगर तुमने कुछ किया तो एजेंट तुम लायबल रहोगे, और एजेंट उसके लिए एक्सेप्ट कर लेता है, और बाद में लिखे हुए एक्सप्रेस टर्म्स के अनुसार कुछ हो जाता है तो एजेंट पर्सनल लायबल होगा। देन नंबर 3, व्हाट इज दिस? अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। अनडिस्क्लोज्ड, एक व्यक्ति किसी का एजेंट है, बट वो कस्टमर के सामने अपने आप को प्रिंसिपल कहते हुए क्या कर रहा है? शो कर रहा है, और अपने प्रिंसिपल को डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। कस्टमर ने उसे एजेंट मान लिया, सॉरी उसे प्रिंसिपल मान लिया, कस्टमर ने गुड्स खरीद लिए। अब अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल अगर हुआ तो ऐसे केस में क्या होगा? कल को कुछ गुड्स में खरीदी आ गई तो उस एजेंट को ही लायबल करेगा, बिकॉज प्रिंसिपल तो डिस्क्लोज था ही नहीं ना। कस्टमर को कौन प्रिंसिपल पता ही नहीं था, कस्टमर तो एजेंट को ही क्या मान बैठा था? प्रिंसिपल। अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल एंड दिस कंसेप्ट ऑफ प्रीटेंडेड एजेंट में डिफरेंस है, ध्यान दो। स्टूडेंट अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल और प्रीटेंडेड एजेंट में डिफरेंस समझ नहीं पाते। प्रीटेंडेड एजेंट में क्या है? एक व्यक्ति किसी का एजेंट नहीं है। एक व्यक्ति, मान लो आपका एक शॉप है जहां पर आप स्पाइसेस बेचते हो, और आप प्रवीण मसाले के जो स्पाइसेस है, स्पाइसेस प्रवीण फूड प्रोडक्ट्स, एक कंपनी है पुणे में, उनके स्पाइसेस आप बेच रहे हो आपके शॉप से। एक कस्टमर आपको पूछता है क्या आप प्रवीण वालों के एजेंट हो? आप कहते हो यस यस मैं एजेंट हूं। वो कहता अगर आप एजेंट हो तो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट देता हूं। आपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपने आप को क्या बताया? एजेंट। तो वहां पर आपने प्रिटेंड किया आप एजेंट हो। कस्टमर को पता था कि प्रवीण वाले प्रिंसिपल है, उन्होंने आपको पूछा क्या आप उनके एजेंट हो? आपने कह दिया यस मैं उनका एजेंट हूं, हालांकि आप एजेंट नहीं थे। तो आपने उसके सामने क्या प्रिटेंड किया? एजेंट कहते हुए। कल को वो मसाले खराब आए, स्पाइसेस खराब आए, तो वो कस्टमर आपको लायबल करेगा, बिकॉज आप प्रिटेंडेड एजेंट थे। अगर वो प्रवीण वालों को लायबल करना भी चाहे तो लायबल नहीं है, वो करता है। अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल एंड प्रिटेंडेड एजेंट, दोनों में डिफरेंस समझा? फिर वो पॉइंट है फॉरेन सोवरीन, फॉरेन एम्बेसडर्स, इन दोनों केस में कौन लायबल है? एजेंट। अगर फॉरेन सोवरीन तो एजेंट ही लायबल होगा, बिकॉज दे आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। फिक्टिशियस प्रिंसिपल, व्हाट इज फिक्टिशियस? फिक्टिशियस का मतलब क्या? फेक। अकाउंट्स में पढ़ते हो ना, फिक्टिशियस असेट है। अरे ये सुनो, तो ऐसा ही फेक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ही फेक है। कस्टमर जब आया गुड्स खरीदने, ये व्यक्ति कहता मैं तो मालिक नहीं हूं, एजेंट कोई और, प्रिंसिपल कोई और है, मैं तो एजेंट हूं, हालांकि कोई प्रिंसिपल था ही नहीं। उसने अपनी लायबिलिटी कम करने के लिए क्या बता दिया? मैं तो एजेंट हूं, प्रिंसिपल कोई और है, कोई प्रिंसिपल है ही नहीं। ऐसे केस में आप उस पर्सन को लायबल करोगे ना। अब देखो अक्सर शॉप में जाओ, जो मालिक है ना वही कहता मैं मालिक नहीं, मालिक यहां पर नहीं है। कई बार शॉप में अगर आप गए और वो मालिक ही आपको बोल रहा है मालिक यहाँ पर नहीं है, क्यों? उसे पता है ना आपको नहीं पता क्यों कौन मालिक है, वो अपनी लायबिलिटी से बचना चाहता है। अगर सेम वे किसी ने फिक्टिशियस प्रिंसिपल को अगर यहां पर डिस्क्लोज कर दिया तो फिक्टिशियस प्रिंसिपल के केस में लायबल कौन होगा? एजेंट। पहले 6 सर्कमस्टेंसेस सबको समझा? अरे मुंह से बोलो। वहां पर क्या लिखा है? फॉर एनी फ्रॉड। अगर एजेंट ने फ्रॉड किया है तो उस केस में लायबल कौन होगा? एजेंट खुद, बियॉन्ड हिज अथॉरिटी है ना। पॉइंट नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग है। पॉइंट नंबर 8, वो पॉइंट नंबर 8 जो लिखा ना, एजेंट विदाउट प्रिंसिपल्स नॉलेज, वो पढ़ने से पहले अब वो एग्जाम्पल देखते। ये देखो स्क्रीन पर एग्जाम्पल है। पी पुणे में रहता है। पी कहां पर रहता है? पुणे में। और उसको दिल्ली में एक फ्लैट खरीदना है। पी पुणे में रहता है, उसको फ्लैट कहां पे खरीदना है? दिल्ली में। वो एक पर्सन है मिस्टर डी, उसको दिल्ली में एक एजेंट अपॉइंट करता है अपना, और उसे कहता है देख भाई दिल्ली में मुझे फ्लैट खरीदना है, जो दाम होगा लगभग मेरा बजट, कोई दिक्कत नहीं, 1.5-2 करोड़ तक खरीदना है। डी देखता है काफी मालदार पार्टी है, डी कहता है डन, तुम्हारे लिए मैं फ्लैट ढूंढ लूंगा। डी तो एजेंसी का ही काम कर रहा है। अब पी को फ्लैट दिल्ली में खरीदना है, तो पी ने डी को एजेंट अपॉइंट किया है फ्लैट खरीदने के लिए।
डी को जैसे पी को चाहिए थे वैसा फ्लैट डी को मिल गया है, बट डी मनी मन सोचता है ये पी तो काफी मालदार पार्टी है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। डी क्या करता है, जो उसे फ्लैट मिलता है वो 1 करोड़ का प्राइस का होता है, 1 करोड़। डी वो फ्लैट खुद अपने ही रिश्तेदार के नाम से खरीदता है। डी वो फ्लैट 1 करोड़ में किसके नाम से खरीदता है, अपने किसी रिश्तेदार के नाम से खरीदता है, जो सी है, जो नॉमिनी ऑफ डी है। डी का नॉमिनी है, डी का रिश्तेदार है। कौन है रिश्तेदार, सी। डी अगर एजेंट था तो डी ने किसके लिए फ्लैट खरीदना चाहिए था, पी के लिए, बट उसने किसके नाम से खरीदा, अपने नॉमिनी सी के नाम से खरीदा। सुन लो, 1 करोड़ में खरीद लिया, और बाद में डी ने वही फ्लैट सी से खुद परचेस कर लिया एट 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ में खुद डी ने परचेस कर लिया। ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये ऑन पेपर हुआ है। डी ने वो फ्लैट सी से कितने में परचेस कर लिया, 1.5 करोड़, जो कि फिक्टिशियस है। ये एग्रीमेंट ही क्या है, फेक है ना। अब एग्रीमेंट 1 करोड़ की जगह कितने का बन गया, 1.5 करोड़ का। कुछ दिनों बाद डी पी के पास गया, बोला देख मैंने काफी ढूंढा, मुझे फ्लैट तो कोई मिला नहीं, बट मेरा एक प्रॉपर्टी है जो मैंने परचेस किया था फ्लैट, वो तुम्हें दिखा देता हूं, तुम्हें अच्छा लगा तो खरीद लो। पी कहता है ठीक है। पी वो फ्लैट देखता है, पी को पसंद आ जाता है। पी कहता है ये फ्लैट मैं खरीद लूंगा। डी कहता है देखो ये तो मैंने खरीदा था, पर अगर तुमको अच्छा लगा तो मैं तुमको भेज दूंगा, ये मेरा एग्रीमेंट पेपर है, मैंने 1.5 करोड़ में फ्लैट खरीदा है, मुझे कुछ ना कुछ तो मुनाफा कमाना होगा, मैं 1 करोड़ 60 लाख में 1.60 करोड़ में तुम्हें बेचने के लिए रेडी हूं। ये कौन कहता है, डी कहता है पी को। पी कहता है सही बात है भाई, अगर तुमने 1.5 करोड़ में खरीदा है तो तुम 10 लाख तो कमाओगे, ठीक है मैं 1.60 करोड़ में तुमसे फ्लैट खरीदने के लिए रेडी हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब पी ने डी से वो फ्लैट 1.6 करोड़ में खरीद लिया। ऐसे केस में एग्रीमेंट हो गया, फ्लैट पी के नाम पे आ गया, पैसा भी डी को चला गया। कल को अगर पी को पता चला कि डी ने जानबूझकर वो फ्लैट 1.5 करोड़ में पेपर दिखाया था, एक्चुअली उसने 1 करोड़ में खरीदा था, तो ऐसे केस में पी डी के साथ होने वाला सारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, एंड डी को जो कुछ भी फायदा मिला है, जो कुछ भी फायदा मिला है, वो सारा की सारा फायदा डी से वसूल कर सकता है। अब डी को यहां पर फायदा क्या मिला है, जो उसने पी को बताया था वो 10 लाख, और जो बताया नहीं था, अनडिस्क्लोज था, वो 50 लाख, ऐसे मिलाकर 60 लाख। प्लस अगर डी को कोई एजेंसी का कमीशन मिला होगा तो वो भी रिसीव कर लेगा। कैसे, ऊपर लिखा है हमने उस 8 पॉइंट में, व्हेन द एजेंट, क्या लिखा है, विदाउट प्रिंसिपल्स नॉलेज एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट। हमारे एग्जांपल में डी ने पी के कंसेंट के बगैर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, कॉन्टैक्ट किया है। व्हेन द एजेंट विदाउट प्रिंसिपल्स नॉलेज एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विच इज, कैसा है कॉन्ट्रैक्ट, डिसएडवांटेजेस टू द प्रिंसिपल और एक्ट्स डिसऑनेस्टली। जिस कॉन्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल को नुकसान हो रहा है या प्रिंसिपल के साथ धोखा हो रहा है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, बाद में बोलो, रेपुडिएट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, एंड या एंड वो एजेंट से उसे एजेंट को मिलने वाला कोई भी बेनिफिट है, कोई भी एनी बेनिफिट, कोई भी बेनिफिट मिला है एजेंट को, सारा की सारा बेनिफिट एजेंट से क्या लेगा, रिसीव कर लेगा। ये प्रिंसिपल का राइट है। मतलब इस केस में एजेंट लायबल हो गया, एजेंट इज पर्सनल लायबल, वो कर देगा। एजेंट के ट्रांजैक्शंस प्रिंसिपल को क्या थे, डिसएडवांटेजेस थे। आप अगर आपने 9 वो पॉइंट्स लिखे ना, तो अब नीचे वो एग्जाम्पल कॉपी कर लो सब लोग।
एग्जाम्पल अगर कॉपी कर लिया सबने, आई होप सबको एग्जाम्पल समझा है, और वो 8th पॉइंट के साथ वो एग्जाम्पल फिट होता है। अब 9th पॉइंट आपने क्या लिखा है? एजेंट पर्सनल लायबल का क्या लिखा है? 9th, एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट। अगेन उस कंसेप्ट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट, मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इस पर भी आता है, और पहले वो एग्जाम्पल में जो दे रहा हूं सुन लो पहले, डोंट कॉपी, फर्स्ट अंडरस्टैंड। उस एग्जाम्पल में आप स्क्रीन पर देखोगे, एक्स कौन है? एक्स कौन है? एक डेटर है, और वाई कौन है? एक क्रेडिटर है। मतलब वाई को एक्स से पैसा आना है कि देना है? आना है। मतलब एक्स जो है वो वाई को ₹10,000 के लिए बाउंड है। कितने के लिए बाउंड है? 10,000 के लिए। वाई एक्स को बार बार कह रहा है मेरे पैसे दो। एक्स कहता है मेरे पास पैसा नहीं है। वाई कहता है कुछ तो करो, मुझे पैसा दो। एक्स पैसा नहीं देता है। एक दिन वाई एक्स को कहता है अगर मुझे कल पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। वाई एक्स को कहता है मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। अब ऐसा कहने से एक्स डर जाता है। एक्स वाई को कहता है मेरी एक प्रॉपर्टी है दिल्ली में, चाहे तो तुम वो प्रॉपर्टी बेच दो। तुम प्रॉपर्टी बेच दो, उस प्रॉपर्टी को बेच के तुम तुम्हारा 10,000 रख लो और बचा हुआ पैसा मुझे दे दो। मेरे पास वाकई में कैश नहीं है, एक्स कहता है। वाई कहता है इससे पैसा आने से तो रहा, तो लेट अस गो एंड सेल द प्रॉपर्टी। वाई एक्स को कहता है एक काम करो, वो प्रॉपर्टी मुझे सौंप दो, मैं उसको बेच दूंगा, 10,000 लेकर बचा हुआ पैसा तुमको दूंगा। एक्स कहता है ठीक है। अब उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर कौन था? एक्स। एक्स ने उस प्रॉपर्टी की जो दिल्ली में थी उसका राइट बेचने का किसको दे दिया? वाई को दे दिया। एक्स ने वो राइट वाई को दे दिया। अब वाई का उस प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट क्या हो गया? अटैच्ड हो गया। उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए वाई का क्या हो गया? स्वार्थ अटैच्ड हो गया, इंटरेस्ट। और वाई उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए जो एजेंट बना है उसको कहते हैं एजेंट कपल्ड विथ इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? एजेंट कपल्ड विथ इंटरेस्ट। अगर इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए वाई ने, अब ध्यान दो, एक्स ने वाई को सौंप दी, प्रॉपर्टी वाई बेचेगा, एक्स का डेथ हो गया, वाई को बेचने के लिए दे दिया और एक्स का डेथ हो गया। एक्स के लीगल हेयर्स वाई को कहता है वो प्रॉपर्टी हमें लौटा दो, हम तुम्हें तुम्हारा पैसा दे देंगे 10,000। वाई इज नॉट बाउंड to return back the property because agency coupled with interest once entered cannot be terminated even by the death or insanity of the principal. Why बोलेगा सॉरी मेरा स्वार्थ इस प्रॉपर्टी के साथ अटैच हो गया, मुझे भरोसा नहीं है, मैं प्रॉपर्टी बेच के मेरा पैसा लेके तुमको बचा हुआ पैसा दे दूंगा। मतलब एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट में वाई उस प्रॉपर्टी को जब बेचेगा, वाई खुद प्रिंसिपल कहते हुए एक्ट कर रहा है। हाँ, सरप्लस वो रख नहीं पाएगा, जितना उसका ड्यूज है उतना रख पाएगा, बचा वो लौटा देगा। तो यहां पर एजेंट खुद पर्सनल लायबल होगा इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एंड नॉट द प्रिंसिपल। और कर देगा। कल को वाई ने बेची हुई प्रॉपर्टी धोखाधड़ी की निकल गई, कस्टमर वाई को स्यू करेगा, एक्स को नहीं, बिकॉज एक्स ने वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए वाई को कह दिया था, वाई उस प्रॉपर्टी के लिए लायबल है ना, वो कर देगा। हम देख रहे एजेंट लायबल है, प्रिंसिपल नहीं। ऐसे 9 सर्कमस्टेंसेस देखे, नॉर्मल लायबल कौन होता है? प्रिंसिपल, बट इन 9 सर्कमस्टेंसेस में कौन लायबल है? एजेंट। कॉपी दैट एग्जांपल। सबको समझा ना एग्जांपल? नहीं समझा? नहीं तो नहीं बोलो, हाँ तो हाँ बोलो। समझा? इस एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में और नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में क्या फर्क है? यहां पर वो व्यक्ति एजेंट एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के तहत बना है। ये रिकरिंग है क्या? नहीं। बट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में वो रिकरिंग के लिए होता है ना? अरे सुनो,
और वहां पर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता है। यहां पर एक्स का बिजनेस वो प्रॉपर्टी का बेचना नहीं था, एक्स को तो अपने ड्यूज के लिए प्रॉपर्टी बेचने का उसने क्या किया था, राइट वाई को दिया था। सबने ये लिखा है। अब सुनो, स्क्रीन पर देखना, ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं जो आप सबको वहां पर हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कॉन्टैक्ट एंड एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। डोंट कॉपी दिस, ये आपको सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता रहा हूं। कंफ्यूजन वाला एग्जाम्पल कभी कॉपी नहीं करने का, ध्यान दो। इस एग्जाम्पल में एक्स कौन है, प्रिंसिपल है, वाई कौन है, एजेंट है। ऊपर के एग्जाम्पल में एक्स वाई था, यहां पर भी एक्स वाई था, यहां पर भी एक्स को वाई का 10,000 देना है, ऊपर भी देना था, बट ऊपर डेटा क्रिएटर था। यहां पर एक्स को वाई का कमीशन देना है, एजेंसी का 10,000। एक्स को वाई का एजेंसी कमीशन देना है 10,000। वाई एक्स को बार बार कमीशन डिमांड कर रहा है, एक्स के पास पैसा ही नहीं देने के लिए। वाई कहता है अगर ऐसा रहा तो मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। एक्स कहता है एक काम करो, तुम्हारे पास मेरे गुड्स है, तुम उन गुड्स को बेच दो और तुम तुम्हारा कमीशन रख लो और सरप्लस जो होगा मुझे दे दो। इसको हम एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट नहीं कहते, इसको हम एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट नहीं कहते। क्यों? बिकॉज यहां पर वाई एक्स का एजेंट पहले से था। एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट में वो व्यक्ति एजेंट अपने इंटरेस्ट को रिसीव करने के लिए बना है। वो पहले से एजेंट था क्या? नहीं, यहां पर वाई पहले से एजेंट था। वाई अगर पहले से एजेंट था तो लिसन केयरफुली, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस के अंदर वाई को उसने कह दिया गुड्स को बेच के क्या करना है, पैसा रिकवर करने का। शाम को उस गुड्स की जो कीमत थी 10,000 के गुड्स वाई के पास जो थे, एक्स ने वाई को कहा था ये 10,000 के गुड्स है तुम्हारे पास, तुम वो 10,000 के गुड्स रख लो, तुम उसे बेच देना, तुम तुम्हारा पैसा रिकवर कर लो। वाई ने कहा था ठीक है। कुछ दिन, 2-3 दिन बाद, अभी तक वाई ने गुड्स बेचा नहीं था, बट उस गुड्स की कीमत बढ़ के हो गई 18,000 ड्यू टू शॉर्टेज। एक्स के पास पैसा आ गया 10,000। एक्स ने वाई को बोल दिया एक काम करो, गुड्स को बेच के पैसा मुझे लौटा दो, तुम्हारा 10,000 कमीशन भेज रहा हूं। चलेगा क्या? चलेगा, चलेगा, चलेगा। बिकॉज एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट नहीं है ये तो एजेंसी कमीशन है। एक्स का वो लायबिलिटी था एजेंसी कमीशन का, तो एक्स वाई को कह सकता है कि तुम अब गुड्स को बेच के पैसा मुझे लौटाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा 10,000 भेज रहा हूं। मतलब ये एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी रिवोक हो सकता है, कभी भी विड्रॉ हो सकता है, बिकॉज यहां पर वो पहले से एजेंट था। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो सकता है? जो एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट बना है, जो व्यक्ति अपने डेब्ट्स को रिकवर करने के लिए एजेंट बना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर वो पहले से एजेंट था, वहां पर वो एजेंट डेब्ट को रिकवर करने के लिए बना है। यहां पर वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, वहां पर वो वन टाइम ट्रांजैक्शन है। वो कर देगा, लिखने का नहीं है। बहुत मन में इच्छा हुई तो भी कॉपी मत करो, जो कॉपी करेगा उसको पाप लगेगा, ध्यान दो। ये सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट समझा है, अगर आपको मैं कहूंगा पॉइंट नंबर 8 ये फ्लैट वाला एग्जांपल समझा है, तो एक क्वेश्चंस जो आपके नोट्स में दिए, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले इसके ऊपर वन बाय वन। आपके नोट्स में आप आ जाओ, एजेंसी को लेकर जो क्वेश्चंस दिए, क्वेश्चन नंबर 19 में आओ। पहले सब लोग मेरे साथ पढ़ेंगे वन बाय वन, इमीडिएटली आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का बोलो आंसर क्या होगा। वहां पर जो पूछा है क्वेश्चन नंबर 19 में सब लोग बोलेंगे, पूछा है इज द सेल वैलिड, पूछा है सेल वैलिड है क्या, बोलो पहले। और सेक्शन कौन सा आएगा? कल देखा था सेक्शन कौन सा आएगा, 184 आएगा ना। और यस और नो, सेल वैलिड है क्योंकि माइनर बेच रहा है, सेल वैलिड, डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे ना। उसी क्वेश्चन में आगे पूछा है एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ एम एंड डी। एम का पोजीशन क्या होगा? एम कौन है? माइनर एजेंट। एम का लीगल पोजीशन क्या है? एम कैन नॉट बी मेड लायबल फॉर एनी ऑफ हिज एक्ट्स। लीगल पोजीशन ऑफ डी, डी कौन है? थर्ड पार्टी। डी थर्ड पार्टी है तो उसका लीगल पोजीशन क्या है? ही कैन मेक द कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग ऑन द प्रिंसिपल। ये डी का पोजीशन है ना। आपको इस तरह से एम और डी दोनों के पोजीशन के बारे में लिखना होगा। आई होप इट इज क्लियर, सबको समझा है। क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट क्या पूछा है? वेदर क्यू विल सक्सीड, क्यू विल सक्सीड बोलो।
अरे यस और नो, और वहां पर आंसर क्या आएगा? एजेंसी बाय, मुंह से बोलो, कोहैबिटेशन। जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, याद है कि नहीं? कि भूल गए? याद है। एग्जाम के क्वेश्चन है सारे ये, ऑल दिस आर एग्जाम क्वेश्चंस। देन 21, रमेश sued सुरेश, will he succeed? बोलो भाई, will he succeed? Or yes or no? Why are you saying no? I don't know. आपको कहना है दिस इज एन एक्ट इन इमरजेंसी। एक्ट इन इमरजेंसी में इफ द एजेंट इज एबल टू प्रूव दैट ही एक्टेड एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस, देन इवन दो ही एक्सीड्स हिज अथॉरिटी, ही हैज एक्टेड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ हिज प्रिंसिपल, देन एजेंट इज नॉट लायबल। आपको कहना है इन दिस केस इफ सुरेश प्रूव्स दैट ही एक्टेड इन इमरजेंसी, देन इन दैट केस रमेश कैन नॉट sue सुरेश एंड ही वोंट सक्सीड। वो करता है यस और नो? अब इसको आंसर प्रेजेंट करने का स्टाइल होता है। कुछ स्टूडेंट कहता है सर हमने ऐसा लिखा कि रमेश प्रूव्ड दैट सुरेश डिड नॉट एक्ट इन इमरजेंसी, चलेगा। फिर उस केस में रमेश विल सक्सीड। अरे रमेश ने अगर साबित कर दिया कि सुरेश डिड नॉट एक्ट इन इमरजेंसी, तो उस केस में रमेश विल सक्सीड। हम नॉर्मली प्रोविजन लिखकर कहेंगे अगर सुरेश साबित कर देता है एक्टेड इन इमरजेंसी ऑर्डिनरी प्रूडेंस के तहत, तो रमेश सक्सीड नहीं होगा। कैसे भी लिखो, सबको समझ रहा है? 22 का आंसर बोलो क्या है? बोलो, एजेंसी पर आर्टिफिशियल है ना। 23 का आंसर बोलो। 23 क्या पूछा है? इज ही एंटाइटल टू रिकवर एनी अमाउंट फ्रॉम सिंह? इफ सो हाउ मच? पढ़ोगे तो सोचोगे, सोचोगे तो बोलोगे, बोलोगे तो पास हो जाओगे। कितना? एक एजेंट कोई ट्रांजैक्शन करता है जो प्रिंसिपल को डिसएडवांटेजेस हो या डिसऑनेस्ट हो, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है और एजेंट को मिला हुआ सारा बेनिफिट क्लेम कर सकता है। यहां पर वही हुआ है ना, मिस्टर सिंह ने उस फ्लैट के तहत 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा रिकवर किया। सो जो भी एक्स्ट्रा उसे 6 लाख मिला है वो प्रिंसिपल क्या कर सकता है? उसे रिसीव बैक कर सकता है। सबको समझा कि नहीं? पक्का 8 पॉइंट आएगा ना वो एजेंट पर्सनल लायबल का। यस और नो? 24th क्वेश्चन आप खुद पढ़ो। लेट अस सी हु इज एबल टू आंसर मी। 24th जो इसका आंसर दे पाएगा मेरी तरफ से उसको आज ही 70+ मार्क्स सर्टिफिकेट दे दूंगा मैं लेक्चर होने पर। वर्चुअल वालों को एसएमएस के तहत। बोलो, सबसे पहले यहां पर इस क्वेश्चन में
पी ने ए को क्या अपॉइंट किया है? एजेंट टू सेल हिज एस्टेट. ए ऑन looking over the estate before selling it find the existence of a good quality granite mine on the estate which is unknown to P. इतना क्लियरली दिया which is unknown to P, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? और आगे देखो उन्होंने नेक्स्ट पेज पर जो दिया है, क्या करता है ए? क्या करता है ए? खुद वो स्टेट पी से बाय करता है, बाइज द स्टेट हिमसेल्फ आफ्टर इन्फॉर्मिंग पी दैट ही विशेस टू बाय द स्टेट फॉर हिमसेल्फ बट कंसील्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रैंड माइन. क्या करता है? ग्रैंड माइन का एग्जिस्टेंस छुपा देता है. P allows A to buy the estate in ignorance of the existence, वापस दिया, in ignorance of the existence of mine. प्रिंसिपल को पता ही नहीं है और एजेंट ने भी बात छुपाई है. एजेंट कोई भी कांटेक्ट करता है जो प्रिंसिपल के साथ डिसएडवांटेजियस है या डिसऑनेस्ट है. यहां पर डिसएडवांटेजियस हो गया. प्रिंसिपल को पता चलने पर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? रेपुडिएट कर सकता है और अपना बेनिफिट जो भी एजेंट को मिला वो क्लेम कर सकता है. आगे लिखा है स्टेट गिविंग रीजंस इन ब्रीफ द राइट्स ऑफ पी द प्रिंसिपल अगेंस्ट ए. व्हाट बी आंसर इफ ए हैड इन्फॉर्म्ड पी? ये सेकंड क्वेश्चन है. पहले पी का राइट क्या अगेंस्ट ए? पी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके वो ग्रांट माइन फिर से ले सकता है. आगे पूछा है what will be answer if A had informed P about the existence of mine before he purchased the estate, but after the 2 months he sold the estate at a profit of rupees 1 lakh. उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और वो एजेंट पर बाइंडिंग, प्रिंसिपल पर बाइंडिंग होगा, बिकॉज प्रिंसिपल के नॉलेज के साथ उसने बेचा ना. और ये सुनो, पहले केस में प्रिंसिपल को नॉलेज नहीं था, सेकंड केस में तो नॉलेज है ना, तो वैलिड और बाइंडिंग है. समझा कि नहीं? अरे भाई हाँ कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ के बोलो क्या है. बोलो 25 में. और वो कौन सा प्रिंसिपल हो, कौन सा टाइप होगा? एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट. हाँ थैंक गॉड, आपको जैसे वैसे एग्जांपल दिया तो फिर आपको आता है बराबर. थोड़ा सा मॉडिफाई किया तो बोलती बंद, क्योंकि 23 आपको आ गया था, 25 को आपको आया, 24 में आपकी बोलती बंद हो गई थी. थोड़ा सा मॉडिफाइड था ना. 23 जैसा एग्जाम्पल मैंने दे दिया था, 25 वाला कॉपी करके दिया आपको एग्जाम्पल एजेंसी. 24 कुछ स्टूडेंट को आया था, कुछ स्टूडेंट को नहीं आया था. ईमानदारी से बोलो 24 ईमानदारी से कितने स्टूडेंट्स को समझा नहीं था 24? वर्चुअल स्टूडेंट्स आप भी हाथ ऊपर कर सकते हो, मैं देख लूंगा आपको. देखो है ना गारंटी, क्योंकि थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया ना क्वेश्चन तो हम लोग आउट ऑफ द ट्रैक इमीडिएटली. 24 23 दोनों में प्रोविजन सेम था. आई होप इट इज क्लियर. अब 25 हो गया. 26 में पढ़ के ये तो देते आना चाहिए, जिसको नहीं आया ना उसका कभी कभी भला नहीं होगा. तो इसका आंसर आप दो. बोलो 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 ना. वेदर जे विल सक्सीड. जो यस बोल रहे हैं घर को जाओ, आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका कुछ नहीं हो सकता. अरे दिया है जे यूज ए टू रिकवर द कार. ए को स्यू कर सकता है क्या? नहीं. जो हाँ बोल रहे हैं साष्टांग दंडवत नमस्कार आपको. अरे भाई क्लियरली दिया है वेदर जे विल सक्सीड, आपको कहना नो, बट आप क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो ठीक से. यहां पर क्लियरली दिया है. अरे जे ने किसको स्यू किया था? थर्ड पार्टी को. वो थर्ड पार्टी के खिलाफ सक्सीड होगा क्या? नहीं. आपको कह रहा हूं जे विल नॉट सक्सीड. इफ ही वांट्स टू सक्सीड ही हैज टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द पी द एजेंट. कैसे रहे? जाने दो, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, आप सबका भला होगा. करेक्ट इनकरेक्ट
पहले क्वेश्चन का आंसर बोलो, अब तो आपको मौका है, बोलो जल्दी, करेक्ट इनकरेक्ट है? करेक्ट है इनकरेक्ट है? अभी भी जो करेक्ट बोल रहा है ना उसका कुछ नहीं हो सकता। अरे इनकरेक्ट है। एवरी पर्सन कैसे रहे? जो पागल है वो भी एजेंट अपॉइंट कर सकता है क्या? तो आपको क्या कहना है? पर्सन हैविंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी कैन अपॉइंट एजेंट। शब्दांकडे लक्ष द्या। शब्दों को बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आदमी जो शब्द इस्तेमाल करता है, जो शब्द पढ़ रहा है, देखो उन दोनों में अंतर होता है। यहां पर पढ़ते वक्त आपको समझना एवरी पर्सन दिया है, एवरी पर्सन, नो, ओनली ए पर्सन इन कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड बोलो, जल्दी बोलो, हुआ कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, वेरी गुड। थर्ड, करेक्ट है, परफेक्ट। फोर्थ, अभी तक हुआ नहीं है, डोंट रीड। फिफ्थ बोलो, फिफ्थ, फिफ्थ बोलो, फोर्थ मत पढ़ो, फिफ्थ इनकरेक्ट है। ई थी ना, ई याद है क्या? ई। सो रैटेशन ऑफ एजेंसी इज वैलिड इवन इफ नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल इज मटेरियल डिफेक्टिव। इनकरेक्ट। ई के लिए वो क्या था? मटेरियल डिफेक्टिव था। इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझा? सेकंड लास्ट पॉइंट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, आपके नोट्स में हेडिंग दो एवरीवन, इररिवोकेबल एजेंसी। डरो मत। इररिवोकेबल एजेंसी मतलब क्या? इररिवोकेबल मतलब क्या? जिसको हम रिवोक नहीं कर सकते। वेरी गुड। तो मुझे बोलो एक इररिवोकेबल एजेंसी का एक एग्जांपल दो। एजेंसी कपल विद इंटरेस्ट अभी देखा है ना, इमीडिएटली सोचने लग गए, अरे अभी भी देखा है कपल विद इंटरेस्ट। तो आप लिखो इररिवोकेबल एजेंसी का फर्स्ट वहां पर टाइप मैंने दिया वही, एजेंसी कपल विद इंटरेस्ट। जिनको वो इररिवोकेबल नहीं समझता आप लिख सकते हो इररिवोकेबल मतलब कैन नॉट बी विड्रॉन। और जिसको ये भी नहीं समझता एग्जाम मत दो, कुछ नहीं हो सकता। चुक चुक शुरू हो गया। अरे क्या लिखा है मैंने ऊपर? सिर्फ इररिवोकेबल एजेंसी लिखा है और वो मैंने नीचे किया। स्पून फीडिंग की इतनी आदत लग गई है। वो जो गोल गोल किए ना, वो गोल गोल प्रॉपर्ली करना उधर। गोल गोल मतलब कपल्ड विद इंटरेस्ट को जैसे सर्कल किया है, पर्सनल लायबिलिटी को जैसे सर्कल किया है, वो गोल गोल। पहला सिचुएशन कब रिवोक नहीं होगा? एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, ये तो क्लियर है। दूसरा लिखा है जब एजेंट ने पर्सनल लायबिलिटी क्या किए? इनकर किए। अगर एजेंट ने पर्सनल लायबिलिटी इनकर किए तो ऐसे केस में जब तक एजेंट को अपने किए हुए एक्सपेंसेस इंडेमनीफाई नहीं होते, रिएम्बर्स नहीं होते, तब तक प्रिंसिपल उसकी अथॉरिटी रिवोक नहीं कर सकता। एजेंट ने प्रिंसिपल के लिए कोई खर्चा कर दिया और बाद में प्रिंसिपल लेटर लिख दिया और बोल दिया कल से तो एजेंट नहीं है, बोलेगा जब तक मेरा खर्चा रिकवर नहीं होता है, मुझे पे नहीं होता, तब तक एजेंसी रिवोक नहीं हो सकता है। थर्ड दिया है, सेकंड समझा ना? थर्ड, वेयर द एजेंट हैज पार्टली एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी। आप गए एजेंट के पास, आपने एडवांस दे दिया उसको और कह दिया मुझे गुड्स दो, अगले 4 महीने तक तुमको गुड्स सप्लाई करने का एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, 4 महीने तक। आपने एडवांस देकर आने के आधे घंटे बाद प्रिंसिपल का लेटर मिला एजेंट को
और कह दिया प्रिंसिपल लेटर में कि मैं अगले हफ्ते से तुम्हारा एजेंसी रिवोक कर रहा हूं, हमारे एग्रीमेंट के तहत 1 हफ्ते का नोटिस देना था, मैं तुमको 1 हफ्ते का नोटिस दे रहा हूं। अब यहां पर एजेंसी रिवोक हो जाएगा, बट तुम्हारे साथ किया हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट है पार्शली एक्सरसाइज हो चुका था, एडवांस आ चुका था, तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता है एजेंसी रिवोक नहीं होगा, बिकॉज एजेंट ने पार्शियल एडवांस ले लिया था, कॉन्ट्रैक्ट वाज एक्सरसाइज पार्टली। और ये सुनो, हाँ, एक बार एजेंट को लेटर मिल गया कि तुम्हारा अथॉरिटी में रिवोक कर रहा हूं अगले हफ्ते से 7 दिन बाद, लेटर मिलने के बाद वो नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, जो ऑलरेडी एंटर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो तो कंप्लीट करने पड़ेंगे ना। और ये सुनो, तो ऐसे 3 सिचुएशंस में एजेंट की अथॉरिटी रिवोक बोलो नहीं होगी। अगर आप देखोगे तो उसमें जो हमारा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो आप, करेक्ट इनकरेक्ट आपको आना चाहिए। बोलो करेक्ट है इनकरेक्ट है? करेक्ट है। प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक ना, बिकॉज एजेंट ने अपनी अथॉरिटी क्या की है, पार्टली एक्सरसाइज की है। क्लियर है कि नहीं? देखो सारे क्वेश्चंस एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के हो गए, मतलब एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट का जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो गया। एक ही पॉइंट जो बचा है लास्ट, आप स्क्रीन पर देखो, उसको हम कहते हैं सब एजेंट एंड सब्सटीट्यूटेड एजेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में हमको कंसेप्ट देखना है, कौन सा कंसेप्ट देखना है? सब एजेंट। पहले सब एजेंट क्या है समझ लो, फिर आप लिखो, आपको बेटर समझेगा। दिस इज द पॉइंट, सब एजेंट एंड सब्सटीट्यूटेड एजेंट। इस एग्जांपल में आप सब लोग सी लॉ पढ़ते हो, पढ़ने वाले हो। सब एजेंट में कंपनी अंडरराइटर्स को अपॉइंट करती है। अंडरराइटर्स सबको पता है, कंपनी के इशू के लिए कंपनी ने अंडरराइटर्स को अपॉइंट किया है। अंडरराइटर्स को कमीशन मिलता है शेयर सब्सक्रिप्शन के बदले में, तो कंपनी ने अंडरराइटर्स को अपॉइंट कर दिया, तो कंपनी हो गई प्रिंसिपल, अंडरराइटर्स हो गए एजेंट। और कंपनी के वो शेयर्स पब्लिक को बेचने का काम कौन करने वाला है? अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स खुद हर जगह पहुंच नहीं सकते, तो अंडरराइटर्स ने क्या कर दिया, अपने अंडर में कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया, ए, बी और सी, जो उनकी मदद करेंगे। अब एजेंट ने अपने अंडर में जिसको अपॉइंट किया वो सब एजेंट हुआ। एजेंट का एजेंट मतलब क्या? सब एजेंट। सुन लो, अंडरराइटर्स ने ए, बी, सी को अपॉइंट कर दिया। यहां पर 2 बातें होगी। अंडरराइटर्स ने ए, बी, सी को कंपनी के कंसेंट से अपॉइंट किया, मतलब प्रिंसिपल के कंसेंट से अपॉइंट किया, या कंपनी को कहे बगैर अपॉइंट किया, मतलब प्रिंसिपल के कंसेंट के बगैर अपॉइंट किया। आप अपने आप को कंपनी मानो। अगर अंडरराइटर ने सब एजेंट को कंपनी के कंसेंट से अपॉइंट किया, तो थर्ड पार्टी को सब एजेंट के जो भी एक्ट्स है थर्ड पार्टी के सामने, उस सब एजेंट के हर एक्ट के लिए कंपनी भी लायबल होगी। मुझे बोलो समझ रहा है क्या? अगर ओरिजिनल एजेंट ने सब एजेंट को प्रिंसिपल के कंसेंट से अपॉइंट किया, इधर देखो, विद द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल अपॉइंट किया, तो प्रिंसिपल लायबल होगा थर्ड पार्टीज को। सब एजेंट के हर एक्ट के लिए थर्ड पार्टीज को कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल। बट अगर अंडरराइटर जो ओरिजिनल एजेंट है, सब एजेंट, उसने अगर सब एजेंट को अपॉइंट किया विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल के मर्जी के बगैर अपॉइंट किया, तो थर्ड पार्टीज को प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। उस केस में लायबल कौन होगा? अंडरराइटर, मतलब जो एजेंट। क्यों? बिकॉज भले ही वो ओरिजिनल एजेंट है, बट वो सब एजेंट का प्रिंसिपल होता है, और सब एजेंट उसका एजेंट होता है। मतलब एजेंट का एजेंट जब हम कहते हैं, तो एजेंट उस केस में प्रिंसिपल माना जाता है, और सब एजेंट माना जाएगा। तो अब देखो, विदाउट कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल है, तो हमने क्या लिया? प्रिंसिपल नॉट लायबल फॉर टू थर्ड पार्टीज। तो उस केस में लायबल कौन होगा? अंडरराइटर। और अंडरराइटर जो है ना, वो थर्ड पार्टीज के साथ साथ प्रिंसिपल को भी लायबल होगा। अगर प्रिंसिपल के कंसेंट के बगैर थर्ड पार्टीज को अपॉइंट किया गया, और उन थर्ड पार्टी से कुछ नुकसान हो गया, डैमेज हो गया, सॉरी, अंडरराइटर ने, ओरिजिनल एजेंट ने प्रिंसिपल के कंसेंट के बगैर सब एजेंट को अपॉइंट किया, सब एजेंट से कुछ ऐसा एक्ट हो गया जिससे थर्ड पार्टीज का नुकसान हो गया, थर्ड पार्टीज तो अंडरराइटर को लायबल करेंगे। कंपनी भी अंडरराइटर को लायबल कर सकती है, प्रिंसिपल, अगर कंपनी का गुडविल लॉस हुआ तो। मतलब जो अंडरराइटर होगा वो कंपनी के होने वाले नुकसान के लिए और थर्ड पार्टी के होने वाले नुकसान के लिए, दोनों के लिए लायबल है। वो कर देगा। तो अब जस्ट कॉपी करो दैट एग्जांपल। पहले क्या करोगे?
एग्जाम्पल कॉपी करो और फिर उसके नीचे वो एक्सप्रेशन लिख लो। राइट हैंड साइड का जो पार्ट है ना उसके नीचे लिखो, उल्टा किया तो भी चलेगा, किसी को पहले लिखना है पहले लिख लो, फिर एग्जाम्पल कॉपी करो। कुछ पलों का फासला है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट होने में और आप में। बस अपनी निगाहें बराबर बनाए रखो स्क्रीन पर। खाली फुकट कंफ्यूज नहीं होने का भला क्या, बहुत सिंपल है वो सब एजेंट। वो स्टूडेंट बहुत दिल पे ले लेते हैं, उसको प्रॉपरली विद द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल विदाउट द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल पढ़ोगे ना, अपना दिमाग जगह पे रख के अप्लाई करोगे तो अपने आप आंसर मिल जाएगा। जानबूझकर लक्ष्मण रेखा ड्रॉ कर रहा हूं ताकि किधर क्या है वो पता होना चाहिए, नहीं तो इधर का उधर उधर का इधर। और इस लक्ष्मण रेखा को आप क्रॉस कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट इतने खो गए पढ़ाई में, इतने मशगूल हो गए, इतने इन्वॉल्व हो गए। आई एम प्राउड ऑफ यू। वर्चुअल वाले तो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उनका तो पूरा ध्यान स्क्रीन पर ही होता है। किधर पूछो मत, बट मोबाइल के स्क्रीन पर या टीवी के स्क्रीन पर। झालं का? करा करा लवकर करा। ओरिजिनल एजेंट सब एजेंट, कंसेप्ट हो चुका है सब एजेंट। अब कौन सा कंसेप्ट बचा है? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। नाम में बहुत कुछ है, सब्स्टिट्यूट कर दिया मतलब क्या किया? कमिंग सून। ये हो गया आपका। आगे बढ़ते। सबकी बातें शुरू हो गई मतलब हो गया। वेरी गुड। यस, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या कह रहा है? कॉपी मत करो, वेट करो, पहले समझो बोल रहा है मुझे और फिर कॉपी करो। पहले क्या दिया एग्जाम्पल में समझो और फिर कॉपी करो। पी है ना, पी वो कहाँ पे रहता है? पुणे में। वेरी गुड। और उसका कोलकाता में के नाम का कौन है? एक एजेंट है। पी प्रिंसिपल है, के एजेंट है। पी अपने गुड्स कोलकाता में के पास सेंड करता है बेचने के लिए। अब के का ड्यूटी क्या है? कोलकाता में पी के भी पर गुड्स बेचना। सिंपल है। के पी के 1 लाख के गुड्स क्रेडिट पर बेचता है एबीसी एंड कंपनी को, एक फर्म है, और वो पैसा आ ही नहीं रहा है, बैड डेब्ट्स बन गया है, पैसा आ ही नहीं रहा है। के पी को कहता पैसे नहीं आ रहा है, पी कहता मुझे नहीं पता,
तुम एजेंट हो, तुम्हारा देखो, पैसा मुझे चाहिए। अब के सोचता है पैसा एबीसी कंपनी से कैसे लेना है, तो के क्या करता है, एक लीगल एडवाइजर, एक लॉयर को अपॉइंट करता है एल को, कोलकाता के, और उसको कहता है तू एबीसी एंड कंपनी से पैसा रिकवर करके दे। अब लॉयर को अपॉइंटमेंट किसने किया है, और किसने किया है, के ने। बट लॉयर जो पैसा रिकवर करेगा उसमें फायदा किसको मिलेगा, पी को। वो कर देगा। कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है? अरे इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो याद आना चाहिए वो तो नहीं आ रहा है आपको। के ने एल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, बेनिफिट किसको मिल रहा है, पी को। तो जब के एल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेनिफिट पी को मिलेगा, तो इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब भी एक सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अपॉइंट होता है वहां पर एक्चुअली अपॉइंटमेंट एल का के ने किया है, बट एल की जो फीस है वो भी कौन देने वाला है, पी। एल की फीस भी कहां से जाने वाली है, पी से। एल जब एबीसी एंड कंपनी को नोटिस सेंड करेगा, नोटिस वो पी के नाम से सेंड करेगा। एल का अपॉइंटमेंट किसने किया है, के ने। बट एल एबीसी एंड कंपनी को नोटिस भेजेगा तो किसके नाम से भेजेगा, पी के नाम से भेजेगा। एल की फीस भी कौन देगा, पी। तो हम कहते हैं, इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और इस केस में आपको समझना है, एल ने के को रिप्लेस कर दिया है, सब्सटीट्यूट किया है टू रिकवर द डेब्ट फ्रॉम एबीसी एंड कंपनी। मतलब जब ओरिजिनल एजेंट को ही कोई दूसरा एजेंट सब्सटीट्यूट करता है तो उसे कहते हैं सब्सटीट्यूटेड एजेंट। इसमें और एक पॉइंट है, सब्सटीट्यूटेड एजेंट एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के तहत अपॉइंट होगा, सब एजेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अपॉइंट होगा। और ये सुनो, अगर यहां पर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होता तो के कभी भी एल को अपॉइंट नहीं करता, क्योंकि पैसा बैड डेब्ट बन चुका था, इसलिए के ने एल को अपॉइंट किया। अरे समझ रहा है क्या? तो आप ये एग्जाम्पल लिखने से पहले नीचे देखो क्या लिखा मैंने। दस a substituted agent is a person appointed by agent for such part of the business of principal as is entrusted to him। मतलब जो एजेंट को दिया हुआ काम रहता है वो करने के लिए एजेंट किसको अपॉइंट करता है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। दोनों में फर्क समझ रहा है? पक्का? कॉपी दैट एग्जांपल, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। आई अज्यूम सबको समझा?
सबका सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का एग्जाम्पल कॉपी हो गया। सब एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में डिफरेंस समझा है? आपके नोट्स में जिनका हो गया है, मेक 2 कॉलम्स, एक साइड में लिखो सब एजेंट, एक साइड में लिखोगे सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। हमने दोनों का एग्जांपल देख लिया है। अब दोनों में डिफरेंस लास्ट पॉइंट है हमारा जो लिखना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट पॉइंट है। 2 कॉलम्स करो, जैसे मैं लिख रहा हूं लिखते जाओ, 2 कॉलम्स करके। एक साइड में लिखो सब एजेंट, एक साइड में लिखो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब एजेंट के इसमें लिखो नंबर 1, वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट। सब एजेंट किसके कंट्रोल में काम करेगा? ओरिजिनल एजेंट में। सब्स्टिट्यूट एजेंट में आप लिखो वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि नोटिस किसके नाम से सेंड होता है? प्रिंसिपल के नाम से। दोनों केस में अपॉइंटमेंट एजेंट कर रहा है, बट पहले केस में वो एजेंट के अंडर काम कर रहा है सब एजेंट, दूसरे केस में वो प्रिंसिपल के नाम से काम कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, सब एजेंट का लिखो एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल, एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। अब मुझे इमीडिएटली स्टूडेंट बोलते सर ऐसा क्यों? प्रिंसिपल के कंसेंट से हुआ। प्रिंसिपल से कंसेंट से हुआ तो भी एजेंट कैसे लायबल होगा? सुन लो, अगर सब एजेंट को प्रिंसिपल के कंसेंट से अपॉइंट किया गया, थर्ड पार्टीज को प्रिंसिपल लायबल होगा, बट बाद में प्रिंसिपल किससे रिकवर करेगा? अरे किससे रिकवर करेगा? एजेंट से ही करेगा ना। यस और नो? अगर प्रिंसिपल के कंसेंट के बगैर हुआ तो फिर उस केस में तो प्रिंसिपल लायबल होगा ही नहीं, सीधा एजेंट से रिकवर होगा। मतलब दोनों केस में एजेंट लायबल है। वो करता है का? यहां पर आप लिखो कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल। सब्स्टिट्यूटेड में प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है। आई होप सबको समझा है। पॉइंट नंबर 3, सब एजेंट इज अपॉइंटेड, सब एजेंट इज अपॉइंटेड only when agent needs him or it is required as per custom ऑब्लिक ट्रेड। वो जो बिजनेस है उस बिजनेस में अक्सर सब एजेंट की जरूरत पड़ती है, या फिर जब एजेंट को जरूरत पड़ती है तब वो सब एजेंट को अपॉइंट करेगा। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कब अपॉइंट होता है? ही इज अपॉइंटेड बाय एजेंट when the agent has express oblique implied authority from the principal। प्रिंसिपल ने अगर एजेंट को कह दिया होगा या इम्प्लाइडली प्रिंसिपल ने बाय हिज कंडक्ट और एक्शन एजेंट को बताया होगा कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, तो ऐसे केस में ही एजेंट क्या कर सकता है? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट अपॉइंट कर सकता है। एक्सप्रेस अथॉरिटी या इम्प्लाइड अथॉरिटी होगा तो ही कर सकता है।
Then number 4, sub agent is liable to, बोलो, the original agent. सब एजेंट अपने किए हुए एक्ट के लिए किसके लायबल है? ओरिजिनल एजेंट फॉर हिज एक्ट्स, और हम यहां पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज लायबल टू प्रिंसिपल. ऊपर के पॉइंट में और इसमें फर्क क्या? ऊपर प्रिंसिपल लायबल था, अब यहां पर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज लायबल टू प्रिंसिपल फॉर हिज एक्ट्स. मतलब क्या? बोलो, अगर कल को सब्स्टिट्यूटेड एजेंट प्रॉपर केयर नहीं लेता है, प्रॉपर काम नहीं करता है, तो प्रिंसिपल से लायबल कर सकता है ना? और ये सुनो, देन 5th पॉइंट आप लिखो, इफ सब एजेंट इज अपॉइंटेड without principal's consent, without principal's consent, comma, then आगे का कोई बोलेगा क्या? Then principal, बोलो, is not liable to third parties, liable to third parties for his acts. सब एजेंट के एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा. बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में हम ऐसा कुछ है क्या? नहीं. आपको लिखना है द प्रिंसिपल इज बाउंड टू ऑल द एक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट towards third parties, acts of substituted agent towards third parties. मतलब सब एजेंट में प्रिंसिपल को ऑप्शन होता है बाउंड ना होने का, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में कोई ऑप्शन होता है, प्रिंसिपल हर वक्त बाउंड है. कितने डिफरेंस लिखे अपने? 5. और छठा पॉइंट हमारा क्या होगा? एग्जाम्पल, जस्ट सी ऑन द स्क्रीन. प्लीज लिसन नाउ वन बाय वन. फर्स्ट डिफरेंस जो दिया ना, फर्स्ट डिफरेंस, उसमें आप अंडरलाइन करो, अंडर द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनल एजेंट. यहां पर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रिंसिपल, देन एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल, प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल. देन ओनली व्हेन एजेंट नीड्स और एज पर कस्टम ऑफ ट्रेड, यहां पर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी हुआ तो ही. देन सब एजेंट इज लायबल to original agent, substituted agent is liable to principal, and the last one, without principal's consent, principal is not liable, principal is bound to all the acts. एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है सब एजेंट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, यू विल बी इन अ पोजीशन टू राइट द डिफरेंसेस, यस और नो. विद दैट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज ऑल्सो ओवर. जो क्वेश्चंस का पार्ट था वो हमने ऑलरेडी कर लिया, सारे क्वेश्चंस हो गए. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के क्वेश्चंस हो गए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के क्वेश्चंस हो गए, बेलमेंट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड रेमेडी हो गया है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का एक आंसर भी लिख कर दिया ना मैंने आपको. और ये सुनो, दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.